बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं और इस वक्त लाखों की तादाद में लोग जो हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और छत उनके सर के ऊपर नहीं है। आज हमने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर एक UN स्पॉन्सर्ड एक कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है, जिसके अंदर तक 7 नुकात जो हैं उनको उसके अंदर रखा गया है, जिसमें तालीम है, सेहत है, जिसमें फूड सिक्योरिटी है, ज़राअत है और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन है, प्रोटेक्शन है और उसके साथ साथ छत, यानी जितने भी लोग बेघर हो चुके हैं उनको छत कैसे प्रोवाइड करनी है। इसके लिए जो फंडिंग है, इसके लिए जो पाकिस्तान को ज़रूरत है इमदाद की इंटरनेशनल कम्यूनिटी से, उसको ज़ेर बहस लाया गया है। और हमारे जो दोस्त ममालिक है, ख़ासकर तुर्की की जानिब से 6 जहाज़ जो हैं माल लेके पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, 2 मज़ीद अभी आने हैं। इसी तरह UAE ने, इसी तरह चाइना से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो फ़राम की जा रही हैं। जापान से भी टेंट्स जो हैं बताया जाता है कि वहाँ से भी इमदादी सामान लेके जो है वो कार्गो जो है वो पाकिस्तान पहुँचा है। सो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी हमें इस वक्त सपोर्ट कर रही है। मुल्क के अंदर जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, वो भी इस हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहे हैं। हुकूमती सतह के ऊपर तमाम जो सूबों की हुकूमतें हैं, मरकज़ है, और इसी तरह रात को हमने देखा था कि PTI ने जो है इमरान खान साहब ने में एक मैराथन, टेली मैराथन जो है वो की थी, जिसके अंदर बताया जाता है कि 5-5.5 अरब रुपए जो है वो जमा किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी जो इमदाद है वो जो सैलाब ज़दागान हैं, जिन लोगों तक पहुंचनी है, किस तरह से पहुंचेगी, क्या पहुंच पा रही है, उसके अंदर हर्डल्स क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ एक फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज इस वक्त हम देख रहे हैं। मार्केट्स के अंदर प्राइसेस जो हैं वो सब्जियों की, फलों की बढ़ रही हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि गंदम जो है उस हवाले से पहले ही हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। पिछले चंद सालों से गंदम की इम्पोर्ट हमें करनी पड़ती थी। आने वाले दिनों में खुराक के हवाले से क्या हमें चैलेंजेस दरपेश होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस सैलाब के नतीजे में। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब ताहिर अयूब साहब हैं, फ्रूट मार्केट इस्लामाबाद की जो है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं आप, और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस की कमेटी है उसके भी मेंबर है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा यासर हमायूस साहब, आप PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं और पंजाब के रुकन कौमी असम्बली हैं और सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं। आपका भी शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। खालिद खोकर साहब हैं, आप किसान इत्तेहाद के रहनुमा हैं, आप उसको लीड करते हैं। आपका भी खालिद खोकर साहब शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और जनाब ताहिर हनीफ मलिक साहब हैं, चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आपका भी शुक्रिया मलिक साहब। ताहिर अयूब साहब, बात का आगाज़ आपसे कर लेते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, बिकॉज जितनी भी सब्जियां हैं या फल हैं उनकी कीमतें हमने देखा है, ख़ासकर जो प्याज टमाटर जो है उसकी कीमत तो इमेंसली पिछले चंद दिनों में बढ़ गई, बल्कि 300 रुपये जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है मार्केट के अंदर? थैंक यू भाई साहब, आपने इनवाइट किया है। अच्छा, मार्केट की सूरत हाल ये है कि आपको जैसे पता है कि ये एक हिस्टोरिक जो है ना, ये फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में, और इससे पहले तो बारिश वगैरह की वजह से थे, लेकिन अब ये जो अपर हमारा एरिया हिट हुआ है, जिसमें अपना ज़रा ये स्वाद एरिया जो है वो सारा फ्लड भी जो है इस टाइम जो हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उधर जा रहा है। और इसमें आप ये देखें कि इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि इस टाइम बलूचिस्तान के 27 अजला हैं और हमारे सिंध के जो हैं वो 23 अजला जो हैं वो बुरी तरह हिट है इसमें। अच्छा, उसमें ये मोस्टली सारा एरिया जो है ये है एग्रीकल्चर ग्रोइंग एरिया है। उसमें आजकल जो हाइप क्रिएट हुई है प्राइजेस में, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो देखा जा रहा है प्याज हमारा जो है वो, क्योंकि बलूचिस्तान से आजकल आ रहा था और उसकी वजह से वो सारा एरिया जो है वो हिट हुआ है। और उसके अलावा जो है हमारा इस टाइम जो हमें मसाइल दरपेश हैं वो रोड क्लोजर है। जो DG खान के पास इस टाइम बहुत बड़ा जो लैंडस्लाइड है, उसकी वजह से हमारी जो है सैकड़ों गाड़ियां जो है वो फ्रूट वेजिटेबल्स की जो है वो उधर खड़ी हैं।
अगर वो गाड़ियां जो है वो हमारी मार्केट्स में आ जाएं तो ये फौरी तौर के ऊपर एक मसला जो है वो हल हो सकता है। दूसरा जो है इशू, वो अफगानिस्तान से जो हमारा प्याज आ रहा है, टमाटर आ रहा है, और कुछ गाड़ियां मैंने पता की है सारा, उसमें ईरान में जो हमारी गाड़ियां जो है वो भी बॉर्डर पे इस टाइम खड़ी हैं, जो ईरान से प्याज लेके पाकिस्तान में आ रही हैं। उसमें कोई कस्टम्स के इश्यूज हैं, उनको भी जल्दी से, उनकी तादाद 100 के करीब है? तकरीबन 100 के करीब गाड़ियां वो भी हैं। अच्छा। और रात को अब मैंने भी सारी जो डाटा लिया है, तकरीबन कल जो है वो अफगानिस्तान से 85 के करीब कंटेनर्स जो है वो 22 व्हीलर्स जो है वो प्याज के हमारे पाकिस्तान में एंटर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उसमें ये है कि होपफुली अगर हमारे रोड क्लोजर्स जो है हमारे भी ठीक हो जाए तो ये प्याज वगैरह की जो किल्लत एक फौरी तौर पर हमें नजर आ रही है, ये ठीक हो सकती है। अच्छा, टमाटर जो है, टमाटर भी जो है, अच्छा, ये पहले तो मुझे ये बताएं कि बॉर्डर के ऊपर जो कस्टम हुकाम है, जो 5-5.5 लाख सुना है कि एक 22 व्हीलर से वो चार्ज करते हैं, अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो डू यू थिंक कि इसमें जो सप्लाई लाइन है या सप्लाई चेन है वो ज्यादा बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बेहतर हो सकता है। उसकी वजह यह है, पिछले साल यही कस्टम जो था ये 2-2.5 लाख रुपया था। इस साल जो है वो कस्टम तकरीबन 4 लाख से तकरीबन 5 लाख रुपया कस्टम जो है वो चार्ज किया जा रहा है। उससे ये है जो इंपोर्टर भी होता है उसको भी फिर जो है उसको माल को फरोख्त करने ज़ाहिर है में वो आसानी पास ऑन तो कंज्यूमर को कर देते हैं आगे। वो ये है कि फिर वो जो माल उधर से भेजते हैं वो भी एक्सपेंडिचर जब उनके ऊपर पड़ता है तो फिर ये इतना बड़ा हैवी जो ड्यूटी जो होती है, ड्यूटीज पे करना भी एक मसला है। तो लिहाजा फौरी तौर पर इस चीज को हल करने के लिए हमें ये कस्टम ड्यूटीज जो है इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि मंडियों में जो है ये माल जो है वाफर मिकदार में आ सके। अच्छा, इसके अलावा मैं टमाटर की आपसे बात करूं, टमाटर भी जो है वो बलूचिस्तान एरिया से आ रहा था और हमारा टमाटर ज्यादा जो है ये अफगानिस्तान से आ रहा है। ठीक है, वो भी जो है इतना मसला नहीं है। हमें ज्यादा मसला जो पड़ेगा वो हमें जो ताज़ा सब्जियां हैं उसका मसला बनेगा, क्योंकि वो पंजाब एरिया से आ रही थी, वो सारे डिस्ट्रिक्ट हिट हुए हैं। जो ये सब्जियां हमारी सवात वगैरह से, जिसमें मटर है, जिसमें गोभी वगैरह है, ये नारायण कागान से और सवात एरिया से आ रही थी, ये सारी जो है वो हिट हुई है, मसला हुआ है उधर। इस वजह से मंडियों में इनकी किल्लत है। और आलू वगैरह का कोई इशू नहीं है। आलू जो है वो हमारे पंजाब के कोल्ड स्टोरेजेस जो हैं उधर से वाफर मिकदार में पड़ा है, वो मंडियों में आ रहा है। आलू का रेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है। टमाटर का और प्याज का रेट जो है वो सही है। सेब जो है फल, सेब का क्योंकि कोयटा और फिर काफी ऐसे एरियाज बलूचिस्तान के हैं जहाँ पे इस वक्त फ्रेश मार्केट के अंदर आना था। एक तो कनेक्टिविटी मुतासर हुई और दूसरी जाहिर है कि उनकी प्रोडक्शन भी तो मुतासर हुई है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। कोयटा में इस टाइम सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 27 अजला बलूचिस्तान के वो हिट हैं, जिसमें मेन जो है वो एप्पल ग्रोइंग एरिया जो है, जो जिसको हम दो इलाके कहते हैं, एक मैदानी इलाका जो है, एक पहाड़ी इलाका है जिसमें सेब होता है। जो मैदानी इलाके हैं जिसमें ये आपका बहुत बड़े इलाके हैं, जिसमें टोबा चकजई आ गया, इसमें आपके और अजला ऐसे हैं जो सेब ग्रोइंग एरिया वो सारा हिट हुआ है। उसमें तो सेब की फसल बहुत मुतासर है। जो अपर हिली एरियाज हैं जिसमें ज़ियारत है, कान माताजई है, दूसरे इलाके हैं, इधर सेब की फसल ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये रोड क्लोजर जो है, सैकड़ों गाड़ियां जो है वो इस टाइम रोड्स के ऊपर है, फंसी हुई हैं। और जो उधर का काश्तकार है वो उधर जो ताज़ा फसल है वो उधर के अपने कोल्ड स्टोरेजेस में स्टोर कर रहा है, लेकिन जो रोड्स के ऊपर मंडियों में माल पहुंच रहा था वो जो है रोड क्लोजर की वजह से वो मसाइल है, मंडियों में माल नहीं पहुंच रहा। और केले का एक जो केले का मैं आपको बता दूं, केले में जो अजला जो है सिंध के, जिनमें केले के हैदराबाद डिवीजन है, सारा सखर डिवीजन है, ये सारा बुरी तरह मुतासर है। उसमें पहले बारिशों का पानी बागात में खड़ा रहा है और लोग जो है वो अपनी ही जो है वो स्ट्रगल के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बागात में से जो है वो माल जो है वो निकाल रहे हैं। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है कि अगले 2 महीने के बाद जो है ना इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि केला जो है वो जे इस फसल के बाद जो है ना दूसरी फसल जो है ना बहुत मुतासर है। तो ये सखर डिवीजन। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगा। ताहिर साहब, मुझे ये बता दें कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, जाहिर है ये डिमांड सप्लाई का सारा मसला होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यानी इतना ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो उसको अपना सीज़न समझ लेते हैं। हालांकि एक तरफ लोगों के ऊपर तबाही आई होती है, दूसरी अब टेंट्स जो हैं वो बताया जाता है कि तरपाल या ये टेंट्स जो थे जो 5,000 10,000 का था, इस वक्त मार्केट के अंदर वो 50,000 60,000 का बिक रहा है। तो ये क्या सब्जी और फ्रूट और फल में ये भी मतलब आप समझते हैं कि आपकी मार्केट के जो लोग हैं वो कोई ज्यादा लोगों से मुनाफा कमाना शुरू नहीं कर देंगे? नहीं, ये एक बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये ऐसी कोई बात नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, ये होता रहा है हमारे मुल्क के अंदर। इसमें देखें, ये पूरा एक मैकेनिज्म है
हमारा ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो डेली हमारे रेट्स चेक करती है। ठीक है। जो हमारी ऑक्शंस होती हैं, एसी हजरात जो है वो उधर मौजूद होते हैं, हमारा जो मार्केट कमेटी का अमला है वो उधर मौजूद होता है, हमारी 2-2, 3-3 रेट लिस्ट निकलती हैं डेली। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये डिमांड सप्लाई का इशू है। जैसे आपको पता है कि ग्रोइंग लैंड हमारा जो है वो तो उतने का उतना है, हमारी पॉपुलेशन आप देख लें कितनी है, लेकिन अब ये जो डिजास्टर है कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा बंदा मुतासर है। जो एरिया जिधर से ये सारा माल आ रहा था वो सारे मुतासर हैं। मंडियों में उतना ही माल आ रहा है जितना कि अवेलेबल है इस टाइम, और खाने वाले आपके सामने हैं। लिहाजा ऐसी बात नहीं है, ये हाइप जो है प्राइसेस की, ये सिर्फ जो है शॉर्टेज ऑफ गुड्स की वजह से है, कमोडिटीज की वजह, सिर्फ शॉर्टेज की वजह से है। और ये इंशाल्लाह रोड क्लोजर खुल जाएगा तो मार्केटों में आपको अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह होगी, ये सारे प्राइसेस जो हैं ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहिर अयूब साहब, आपने हमें टाइम दिया जी प्रोग्राम में और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे शेयर किया है। राजा यासर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। काइंडली मुझे ये बता दें कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है, ख़ासकर फूड सिक्योरिटी के हवाले से और खाने पीने की अशिया के हवाले से, उनकी तरसील को इंश्योर कैसे किया जा रहा है, प्लीज़? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है पूरी कौम के लिए, और अल्लाह रहम करे हमारी कौम पे और तमाम उन लोगों पे जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर सिंध और बलोचिस्तान और वो इलाके जो ऑलरेडी पहले ही पसमानदा है वहाँ पे ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। ऑब्वियसली KPK में भी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पंजाब में डेरा गाजी खान एक वाहिद आप कह लें कि डिवीजन है जो ज़्यादा मुतासर है। लिया का कुछ 2 तहसीलें हैं। तो पंजाब में ऑब्वियसली जो उन्होंने अभी कहा कि सप्लाई चेन की वजह से प्राइस हाइप है, और आप उसको जो कंट्रोल तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि खाम खा ना बढ़ाए, लेकिन अगर शॉर्टेज है और मंडियों में जो बोली लगती है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है, लेकिन अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो तो फिर उसको ज़बरदस्ती तो प्राइस को कम नहीं किया जा सकता जब सप्लाई कम हो। तो जब तक ये सप्लाई इंश्योर नहीं हो जाती, इसमें प्रॉब्लम ऑब्वियसली जो नेशनल हाईवेज टूट गई हैं, डूब गई हैं और या पानी खड़ा है, तो जब तक पानी वहाँ से कम नहीं हो जाता तब तक ये रूट्स क्लियर नहीं होंगे। और जब मार्केट में एक दफ़ा ये चीज़ें आ जाएंगी अफगानिस्तान से भी और जिस तरफ से इवन बलोचिस्तान से, ईरान के रास्ते जो चीज़ें आनी हैं, तो फिर प्राइसेस वापस आ जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इसका कोई भी अननेचुरल, लेकिन राज साहब ये तो इंश्योर करेंगे ना कि कोई मतलब बगैर किसी वजह के इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर बोझ ना डाले कि जी चीज़ें चूंकि कम है तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो आप डबल ट्रिपल इससे भी ज़्यादा लोगों से चार्ज करना शुरू कर दें? बिल्कुल जी, एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश करती है कि ऐसे ना हो, और इसीलिए मंडी में भी रोज़ एसी साहिबान भी जाते हैं चेक करने। लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो एक प्रॉब्लम है हमारे माशरे में, और कुछ ना कुछ लोग ज़रूर करते हैं। लेकिन बात अभी इन्होंने ठीक की कि सब ये नहीं करते। एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी वजह नहीं है प्राइस हाइप की, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो डिमांड एंड सप्लाई है, और उसका सोल्यूशन भी सिर्फ डिमांड बढ़ाना ही है, उसका कोई इसके अलावा सोल्यूशन नहीं, सॉरी सप्लाई बढ़ाना ही है। जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी चीज़ों की तब तक प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ। खालिद कोकर साहब, मुझे ये बता दें कि किसान जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो है पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि वो बेचारा अंडर प्रेशर था बिकॉज ऑफ प्राइसेस जो है, हमारी फर्टिलाइज़र की प्राइसेस ऊपर चली गई, बीज की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, यानी कास्ट जो थी वो ज़्यादा हो गई, बिजली के बिल हो गए। तो इस वक्त जो ये सारा सूरत हाल पूरे पाकिस्तान को अगर हम देखें, ख़ासकर सिंध में बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इस वक्त पानी के अंदर हमें दिखाई देती है। तो एक किसान को किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हुकूमत उसके लिए क्या करे? जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मुल्क का मसला वो फूड सिक्योरिटी का है जी, बल्कि हमारा नहीं पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पिछली कई दहाइयों से ज़राअत को अवलिन तरजीह नहीं दी और इस पे ये हमारे गुनाहों की शामत समझ लें, अल्लाह ताला की नाराजगी समझ लें, अल्लाह ताला हमें माफ करे। तो बलूचिस्तान, सिंध, KPK और डीजी खान डिवीजन बिल्कुल डिजास्टर है जी। मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर काश्तकार को सपोर्ट ना किया गया,
काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम न किया गया। सिंध के, बलूचिस्तान और केपी के जहां पे सैलाब है या डीजी खान डिवीजन, अगर उनको खाद बीज फ्री न दिया गया, क्योंकि जब छोटा काश्तकार कोई चीज काश्त करता है वो ऑलरेडी लोन लेके, कर्जा लेके काश्त करता है। अब वो न पिछला कर्जा अदा कर सकता है, न उसके पास आगे पैसे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मुझे गंदम में आइंदा साल के लिए, इस साल भी जिन लोगों के घरों में गंदम पड़ी थी या बाहर स्टोरों में पड़ी थी, वो सारी सैलाब की नजर हो गई है। अगले साल मुझे गंदम का बहुत बड़ा बहरान नजर आ रहा है जी। और इतना बड़ा बहरान है कि हमें कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैंने अपने मुल्क में देखा, ये इंपोर्ट पे डॉलर खर्च कर लेते हैं, लेकिन जहां अपने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि 75 सालों में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है एग्रीकल्चर के ऊपर, ना होने के बराबर है किसी लिहाज से भी। और हम प्रायोरिटी नहीं देते एग्रीकल्चर को। आप यकीन कर ले कि सुन के तकलीफ होती है उस वक्त, हेलो, तकलीफ होती है कि वाहिद ज़राअत है पाकिस्तान में। अगर 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ये ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया। एटमी धमाका हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत ने इस मुल्क को चलाया। 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, इस ज़राअत ने चलाया। कोविड-19 में अगर लॉकडाउन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूख से नहीं मरा इस ज़राअत की वजह से। लेकिन अब ज़राअत मर चुकी है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,700 की DAP होगी। आप सुना कि GST भी लगा रहे हैं। अच्छा, बिजली का रेट यूनिट, आप सुन के हैरान होंगे इस वक्त कि बिजली का यूनिट का हमारा जो रेट है वो 30 रुपए यूनिट, 100 रुपए यूनिट, 500 रुपए यूनिट, 800 रुपए यूनिट। और मेरे लिए सबसे बड़े दुख वाली जो बात है, सबसे बड़े दुख वाली बात है, अगर वजीर आजम पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हमने ज़रूरी ट्रिब्यूनलों पे FPA खत्म कर दिया है और उसके बाद वो खत्म ना हो, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, बहुत ज्यादा। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो उसके बाप ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अगर मेरा वजीर आजम पाकिस्तान से एतमाद उठ जाए, पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों का एतमाद उठ जाए, तो फिर बाकी रह क्या जाता है? हम किस पे एतमाद करें, किस पे ट्रस्ट करें? क्या कभी इन्होंने देखा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और हमारी इनकम क्या है? और क्या इन्होंने देखा, एक चीज सोची अब बैठ के, कोई इस पे कोई मीटिंग की है कि ये सैलाब और बारिशों ने, देखा कपास की फसल तबाह हो गई, जनूबी पंजाब में पूरी फसल तबाह हो गई, सिंध में तबाह हो गई, बलूचिस्तान KP के, अच्छा मिर्च की फसल तबाह हो गई, इसी तरीके से टमाटर की, प्याज की, खजूर की, यानी सिंध में चावल की फसल। इस पे बैठ के सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए, वरना यह डिजास्टर है और इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब हम काश्तकार क्या कर रहे हैं जी, हम पंजाब में क्या कर रहे हैं, ज़राअत के जनाजे निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं खोखर साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। ताहिर हनीफ साहब, मुझे काइंडली ये सबसे पहले बता दें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो जरूरत हमारी आटे की है वो क्या पूरी हो रही है? ये तो सैलाब तो खैर अभी आया है, लेकिन हम देखते हैं कि गाय बगाए हर 2-3 माह के बाद मुल्क के अंदर जो है वो आटे की का बहरान हमें दिखाई देता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। यहाँ से लोग ज़्यादा पैसों के लिए अफगानिस्तान ले जाते हैं, ब्लैक कर देते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे को आटा नहीं जा सकता। ये मतलब किस किस्म का मुल्क है हमारा? तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जो बताया कि गंदम नहीं है, गंदम हमारे पास पूरी है और गवर्नमेंट इशू कर रही है और सब्सिडाइज्ड आटा इशू कर रही है जी, 980 रुपए का, 490 रुपए का पंजाब में। इसी तरह दूसरे सूबों में भी ऐसे ही इशू हो रहा है। आटा गवर्नमेंट अपनी सब्सिडाइड गंदम से इशू कर रही है, उसमें कोई इशू नहीं, आटा पूरा मिल रहा है जितना चाहिए। उसके बाद अफगानिस्तान है, वहाँ नहीं जाता क्योंकि हमारे मुल्क में गंदम जो है उधर से नहीं जा सकती, क्यों आगे सिक्योरिटी पर्पज है, फौज है, कस्टम है, उसके बाद नहीं जा सकता उधर आटा नहीं जाता। ये हमारे इधर ही सूबों में ही सारे घूम रहा है और सूबों में जा रहा है एज ए परमिट जा रहा है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना परमिट होता है उतनी गाड़ियां जाती हैं। नहीं, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि पेशावर में 20 किलो का थैला 2-2 हज़ार रुपए में बिकता रहा है? ये तो आपको मालूम है ना। उधर आटा बिकता है, आप आम आटा नहीं खाते, उधर सुपर आटा खाते हैं, जो फाइन आटा खाते हैं उसको बोलते हैं फाइन सुपर। वो आटा नहीं होता, फाइन होता है, सबसे राइट वो आटा नहीं खाते, वो उधर दूसरा का आटा खाते हैं, इसलिए वो महंगा होता है थोड़ा सा। उसका वो शुरू से ही महंगा है, आज भी महंगा है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी आटा महंगा बिकता रहा है, यहाँ पे तो कोई फाइन आटा नहीं खाता। इस्लामाबाद 980 रुपए का है, जहां मर्जी लें। इतना बड़ा ग्रीन थैला है जो 980 रुपए में बिक रहा है। जितना ट्रकिंग पॉइंट लगे हुए हैं सारे पिंडी में, इस्लामाबाद में, टेक्सला में, सब जगह लगे हुए हैं ट्रकिंग पॉइंट, वो अवेलेबल है उधर। वो कोई ऐसी बात नहीं कि आटा नहीं है। कितने लोग, ताहिर साहब, अच्छे चले, मुझे काइंडली ये बता दें कि हमारी
हमारी जो ज़रूरत है नेक्स्ट ईयर वीट की, क्या वो पूरी होगी या हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी? अभी अभी जैसे सलाह तो रहमत है जो आया है हमारे लिए, और उसके लिए गंदम के लिए रहमत होगा, क्योंकि ये जब अपनी छोड़ के जाता है दोबारा जो खाद वगैरह, उससे हमारी जो जो होते हैं बरानी इलाका, वो भी काश्त होगा, और इंशाल्लाह इससे बम्पर क्रॉप्स होगी इस दफा। ये लोगों को नहीं पता कि जब ये इलाके जो सारे हैं कच्चे के दूसरे जितने बरानी इलाके होते हैं, ये सब पे गंदम काश होगी, और इंशाल्लाह इतनी गंदम होगी कि हमारे से संभाली नहीं जाएगी इस दफा इंशाल्लाह ताला। चलें, ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है जो बात आप बता रहे हैं कि अगर इतनी गंदम नहीं, तो ये नहीं पता कि ये गंदम जब साठ छोड़ के जाता है और उसके बाद ये बरानी इलाके होते हैं वो सारे जखेर हो जाते हैं, उनके नमी होती है, वो सब बीजे जाते हैं, और बीजने के बाद उनको इतनी अच्छी क्रॉप्स हो जाती है, जो सीड 25 होती है वो 30 पे चली जाती है पैदावार। चले, मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक ले लूँ। मैं वापस फिर खोकर साहब की तरफ और यास साहब की तरफ जाऊँगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैलाब के बाद की जो सिचुएशन इस वक्त जो मौजूदा है, ख़ासकर सब्जियों की, फलों की, और फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के अंदर, ख़ासकर यूक्रेन रशियन वॉर के बाद तो पूरे यूरोप के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर हमने देखा कि जितनी भी ग्रेन्स थी, यानी खाने पीने की ये जितनी भी अशिया थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। अब कुछ वहाँ पे तरसील शुरू हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी ये चैलेंज है, बावजूद इसके कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। इस पे बात जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। यास साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि आप लोग किसान को क्या बेनिफिट जो है वो दे सकते हैं, खासकर खाद के हवाले से। जो है यूरिया का बहुत बड़ा क्राइसिस पंजाब के अंदर हमने देखा था, और अब ये जो इस वक्त सानिया पाकिस्तान के अंदर पेश आया है सैलाब का, उसके बाद क्या आप लोग पंजाब के अंदर किसान को जो है बिजली के बिल हों, पानी की उनकी ज़ाहिर है कि वो मोटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी ट्यूबवेल्स वगैरह, उनके बिलों के अंदर क्या आप लोग कोई उनको रिलीफ देंगे? मतलब पंजाब की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, तो जाहिर है कि वो भी कुछ कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड और खाद की जो सूरत हाल है वो क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा ख्याल है जी कि पंजाब गवर्नमेंट अपना जो एक हमारा डिवीजन ज्यादा मुतासर है, वहाँ पे जो काम कर सकती है मैं वो आउटलाइन कर देता हूँ। करेगी क्या ये तो इवेंचुअली आपकी कैबिनेट ने और मिनिस्टर जो है उन्होंने करना है डिसाइड। सबसे पहले तो आपको जो बिजली के बिल आ रहे हैं जो नहीं पेबल लोगों के लिए, किसानों के लिए, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने तो बिल लेना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बिल्स की पेमेंट में, उन बिल्स की पेमेंट के लिए स्पेसिफिकली एक पैकेज तैयार करना चाहिए डीजी खान में। दूसरा, आपका किसान कार्ड का हम एक प्रोजेक्ट ला रहे थे जो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन उसको हम रिवाइव करें और किसानों को जो सब्सिडी है खाद पे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दी जानी चाहिए। जो फंड इकट्ठा हो रहा है, ये कह लें कि इमदादी रकम होगी। ऑल्दो दे हैव टू पे द प्राइस, ज़ाहिर इंपोर्टेड वो यूरिया वगैरह आ रही है, लेकिन उसका अगर वो 5,000 रुपए की है कोई बोरी, तो वो आपको 2,000 में या 3,000 में मिल जाए, तो ये एक सूरत हो सकती है कि वो स्पेसिफिक सब्सिडी हो जो सिर्फ टुवर्ड्स बाइंग, आपकी जो खाद है उसकी बाइंग की तरफ इस्तेमाल हो। इसी तरह पुराने कर्जे जो हैं उसको माफ करने के सिलसिले में स्पेशली एग्रीकल्चर बैंक के साथ कोई मिल की स्कीम बनानी चाहिए कि जो कर्जा लेके किसानों ने अभी काश्त की थी फसल, जो मुकम्मल तबाह होगी उसको मुकम्मल राइट ऑफ कर दिया जाए। तो ये तीन चीजें मैं इंशाल्लाह खुद भी ये जाके, हालांकि मेरी मुतलका मिनिस्ट्री नहीं है, मैं हायर एजुकेशन देखता हूँ, लेकिन मैं ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी डिस्कस करूंगा और इसको वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करके इस तरह की कोई स्कीम हम लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रपोजल आपने दिया है। याद साहब, मुझे ये बताएं कि आज की ये खबर है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो ख़ासकर टमाटर और प्याज के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस पे कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इंडिया से जो है वाघा बॉर्डर के ज़रिए इम्पोर्ट्स हम करें, क्योंकि हमने देखा है कि 2019 के बाद जो है, जब उन्होंने कश्मीर के हवाले से एक लेजिस्लेशन की थी, तो हमने इंडिया के साथ तमाम ट्रेड बंद कर दी थी, और जो होती भी है वो दुबई के ज़रिए होती है। तो ये प्रपोज़ल, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने ये प्रपोज़ल दिया। फिर कल सवाल भी हुआ मिफ्ता इस्माइल साहब से, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। तो डू यू थिंक कि ये अलाउ करनी चाहिए इस वक्त जो सूरत हाल है? देखिए, ये तो एक प्रिंसिपल स्टांस है। मेरा ख्याल है अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये करना है तो उनको चाहिए कि फिर एक एपीसी बुलाएं इस पे, और तमाम पार्टीज और उनके ज़ाहिर है वोटर्स का कंसेंट लें। क्या आप इस चीज पे अपना असूली मौका, लेकिन एपीसीज वगैरह में तो आप लोग जाते नहीं है ना। अब चीफ मिनिस्टर्स, कल जो मीटिंग हुई है एक इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, केपी के, जीबी के चीफ मिनिस्टर्स वहां पे, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो हुकूमतों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी नहीं जाते। तो आपके जो लीडर हैं वो तो कहते हैं मैं चोरों के साथ तो हाथ नहीं मिलाऊंगा, बैठूंगा कैसे? हाँ, ये तो एक इशू है डेफिनेटली। इस वक्त प्रॉब्लम भी है, और इनके साथ तो जो शहबाज शरीफ साहब है उनके साथ तो वो बैठने को तैयार नहीं। अलबत्ता उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नून लीग की अगर दूसरी लीडरशिप हो तो उसके साथ ना बैठा जाए। नहीं, लेकिन वजीर आजम तो शहबाज शरीफ है ना, चीफ मिनिस्टर्स को आपके खिलाफ। वो अनफॉर्चुनेटली बन गए हैं वजीर आजम। ये तो नहीं, मेरा जो सवाल है वो ये है, क्योंकि मेरे ये एम्बिट से बाहर है ना, मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता। जी, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर्स को तो बैठना चाहिए ना, वो तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा ख्याल है जब मुल्क की हालात इतने बुरे हैं तो हमें कुछ चीजों पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज कुछ अर्से के लिए कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड जो है फिर भी एक असूली मौकफ है। लेकिन एक तरफ तो आपकी कौम ये कहती रही है कि हम घास खा लेंगे, खुदारी का सौदा नहीं करेंगे, तो हमने ये डिसाइड करना है कि क्या कुछ दिन महंगे टमाटर ले लें या कॉम्प्रोमाइज कर लें कश्मीर पे। तो ये एक मेरा ख्याल है सोचने की बात है। अगर मेरे से आप पर्सनली पूछे तो मेरा तो ये ख्याल है कि जरूरत कोई नहीं है, टमाटर ना डालने चाहिए बजाय कि कश्मीर का। सही है, बिल्कुल सही है। पीटीआई जाहिर है एक बड़ी जुमात है पाकिस्तान की, तो आप उसकी अगर नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आपका एक मौकफ है, वो असूली मौकफ है। मैं खोखर साहब आपकी तरफ आऊंगा। तो पीपल्स पार्टी का मौकफ होता था। भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे, तो और अवाम ने कहा था बिल्कुल खाएंगे। अब उनके मौकफ में सॉफ्टनेस आ गई है ना, अब उनके मौकफ के अंदर सॉफ्टनेस आ गई है ना जी। असल लीडर शहीद हो गया। असल बात तो ये। खोखर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे पहले तो ये बता दें कि जो बात हनीफ साहब ने की है तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमारी गंदम की क्रॉप जो है अगर वो हम अपनी जरूरत के मुताबिक ही कम से कम कर लेते हैं तो फिर डॉलर्स हमें नहीं पे करने पड़ेंगे, डॉलर्स पे करके बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप तो कुछ और कह रहे थे कि 2-3 बिलियन डॉलर जो है ये तो बड़ी मतलब बड़ी रकम है ये। जी प्लीज। पहली बात तो ये है कि पहले मैं ये कहूंगा कि जो इस वक्त आटे की सब्सिडी है फौरी खत्म करके वो जो जहां पे सैलाब आया उस इलाके पे खर्च किया जाए, क्योंकि उस सब्सिडी की मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, लाहौर में बैठे हो किसी को जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद में किसी को बैठे की जरूरत नहीं है। इस वक्त उसकी जरूरत है तो उन लोगों को जरूरत है वो पैसा उनकी सड़कों के ऊपर, उनके घर बनाने के ऊपर, उनके माल मवेशियों के ऊपर, उनके बच्चों के सेहत के ऊपर सब पे खर्च किया जाए। इस वक्त हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है जी। पहली बात तो ये है। आटे वाली सब्सिडी, मैंने आज फाइन आटे का नाम पहले जो 2000 वो अलग कोई गंदम आती है, ये टोटल बिल्कुल मैं उसको मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी उनकी जी। एक जी। दूसरी बात यह है जी, बरानी इलाका हमारे पास बहुत कम है, हम सारी मैदानी इलाके में काश करते हैं। अगर उसमें हमारे पास अगर खाद नहीं होगी उन लोगों के पास, अगर वो बीज नहीं डाल सकेंगे तो गंदम कहां से आएगी? इस वक्त खाद की क्या सूरत हाल है? खाद क्या कीमत है खाद की? देखिए, इस वक्त डीएपी की कीमत है 14,700 रुपया। काश्तकार के लिए उसके 2 बैग लेके डालना नामुमकिन है। शहर में बैठ के बात करना और है, प्रैक्टिकल बात देख के बात करना और है। ये डीजल का रेट, ये बिजली का रेट, यानी कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखो ना, इंडियन काश्तकार को यही पाकिस्तान रुपीस में डीएपी 3,000 की मिलती है, हमें 14,700 की मिलती है। हमारी यूरिया का रेट। लेकिन आप अभी तो कह रहे थे कि हमें, अभी तो आप ये फरमा रहे थे कि सब्सिडी जो है उसको खत्म करना चाहिए, तो ये तो फिर अगर जो बात आप कर रहे हैं जी नहीं देखिए, मैंने आटे की सब्सिडी कही है। आटे की सब्सिडी जो हर अमीर गरीब सब उसको अवेल करता है, मैंने आटे की सब्सिडी कही है। दुनिया में, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें इंडिया के साथ, चाइना के साथ, बाकी रीजन में। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर सब्सिडी मिले, फिनिश गुड के ऊपर सब्सिडी नहीं मिले? उसके नहीं फिनिश के, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आटे के ऊपर सब्सिडी, आटा जाएगा ना,
आटा तो जाएगा ना अमीर के पास भी, गरीब के, जो जब दुकान से जाके खरीदेगा वही लेगा, कोई भी ले सकता है जाके। इसलिए ये वक्त नहीं है, ये टाइम नहीं है इस वक्त। इस वक्त हम एक इमरजेंसी की कैफियत में, हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उनके पास, मैं चाहता हूं उनको गंदम का बीज मुफ्त मिले, उनको खाद मुफ्त मिले, उनके बिजली का बिल खत्म किए जाए, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। 3 यानी कि कपड़ों में बाहर निकले हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमें और पड़ी हुई है। इसी तरीके से अब हमारे जो जनूबी पंजाब के काश्तकार हैं, खुसूसन डीजी खान डिवीजन, जब कपास की फसल तबाह हो गई है, हम बिजली के बिल कहां से अदा करें? अच्छा, अगली फसल कहां से ये काश्त क्या करेंगे? वजह है कि सुनने में ये आ रहा है कि लोग गन्ना ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, कपास और ये बाकी जो वो थी हमारी ट्रेडिशनल, उनसे हटते चले जा रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? आप देखें जी, आपने तो बहुत ही जबरदस्त बात कर दी है जी। 1960 की दहाई में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना था, उसने सिफारिशात अपनी ये दी थी मुल्क की मफाद की खातिर कि पत्तों की से लेके रहीमिया खान सादकाबाद तक कोई शुगर मिल नहीं लगना चाहिए, ये कॉटन एरिया है, क्योंकि हमारी मेन एक्सपोर्ट कॉटन की है। सारी शुगर मिलें वहीं पे लगी। अब इसके जिम्मेदारान आप जानते हैं कौन है, आप सबको पता है कौन है, लेकिन कौन है मीडिया उस जिम्मेदारान? चीज़ को मुझे तो नहीं पता। जी, खोखर साहब बताएं जो ना। मैं आपको अर्ज करता हूँ, उसमें मियाँ साहबान भी हैं, उसमें जरदारी साहबान भी हैं, उसमें बाकी लोग भी हैं, उसमें जनरल अब्दुल रहमान के बेटे भी हैं। ये सारे लोग हैं जो लेके वहां पे सब शुगर मिलें जिनकी लगी हुई है, सभी नहीं की शुगर मिले हैं। देखे ना, हमने कॉटन को, हमारा व्हाइट गोल्ड है, हमने व्हाइट गोल्ड को खत्म करके व्हाइट पॉइजन पैदा की। चीनी हम बना के एक्सपोर्ट भी करें तो पानी एक्सपोर्ट करना है, हमने एक्सपोर्ट करें, उसको वैल्यू एडिशन और कर सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि फिर हम चीनी भी अपनी जरूरत जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाते, और फिर एक वक्त आता है कि सब्सिडी दे के उसको बाहर भेज देते हैं, फिर हम महंगी जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एक अजीब किस्म का तमाशा इस मुल्क के अंदर जो है वो लगा होता है। इजाज़त दीजिएगा खोखर साहब, मैं कोई शॉर्ट ब्रेक ले लूँ, फिर मैं हनीफ साहब को पूरा टाइम दूंगा कि वो फिर इस वक्त जो मुल्क के अंदर आटे की जो ज़रूरत है, वो ज़ाहिर है कि वो बुनियादी ज़रूरत है। आप ने ज़िंदा रहना है तो खुराक, पानी, हवा, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। तो किस तरह से जो है ये जो आटे की सब्सिडी है, इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उनके ऊपर कितना प्रेशर आ सकता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ताहिर हनीफ मलिक साहब जी, प्लीज गो अहेड। ये आटे की सब्सिडी खत्म हो जानी चाहिए, प्लीज बताइएगा। देखें, हमने भी गवर्नमेंट को बोला था कि सब्सिडी खत्म कर दे। इसमें एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है। जब गवर्नमेंट एक करके चली जाती है, दूसरी कर नहीं सकती, इसको सब्सिडी खत्म नहीं कर सकती ना। वोट का मसला होता है उनके अपने। ये आटा जो है इसके ऊपर वोट होता है लोगों का, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी बंदा अपने ऊपर नहीं ले सकता कि मैं खत्म करूंगा, दूसरी जमात जो वो कह देगी ये सब्सिडाइज्ड आटा गरीब को मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा। जो आटा मिल रहा है ये सब्सिडाइज्ड आटा गरीब को ही मिल रहा है। ये एक लिमिटेड है, 16,100 टन मिल रहा है, वो ही मिल रहा है। उसके अलावा हम 15 किलो बना के जो हमारी मिलों के पास स्टॉक है, उससे हम आटा 15 किलो का बेच रहे हैं, 1300 रुपए का, वो बिक रहा है, वो अमीर आदमी खाता है। और इन साहब को, खोखरदा को ये नहीं पता कि पेशावर में आटा लाल नहीं खाया जाता, उधर सुपर फाइन खाया जाता, आटा नहीं खाया जाता। अच्छा, पहले तो इनकी तलाक मलिक के साहब लिए मुझे ये पहले तो थोड़ी सी काइंडली मेरी अपनी नॉलेज के लिए, देखने वालों की नॉलेज के लिए ये मुझे बता दें कि ये सुपर फाइन और ये जो सादा आटा है जिसमें कीमत में भी काफी ज्यादा फर्क बता रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? देखें, एक आटा होता है जो गवर्नमेंट हमसे कहती है दो, उसमें 70% आटा होता है, 12% चोकर होता है, 18% फैन मैदा होता है। जो हम लोग अपना आटा बनाते हैं जो सुपर फाइन होता है, उसमें हम बनाते हैं 55% आटा, और बाकी जो है उसमें 22%, 20% चोकर निकाल के बकाया जो हम होते हैं वो फाइन आटा बनाते हैं। जो व्हाइट आटा, जिस व्हाइट कहा जाता है उसको फाइन कहा जाता है, फाइन सुपर, वो लोग खाते हैं। जो बड़े लोग, जो पठान है वो भी यही खाते हैं। बड़े लोग यानी गरीब लोग जो है वो ये नहीं खा सकते, ये आप कहना चाह रहे हैं? और जो गंदम का रेट है इस वक्त प्राइवेट, वो 2900 रुपए चला गया है। गवर्नमेंट इसलिए इसको छेड़ना नहीं चाहती कि गवर्नमेंट जब 2900 रुपए चलेगा उसके ऊपर आटा 1400 रुपए का चला जाएगा। कोई गवर्नमेंट बेयर नहीं करेगी इसको कि मैं एक 980 रुपए वाला आटा 1400 रुपए बकवाऊं, क्योंकि वो अपने वोटर को कैसे बताएगी। और दूसरी जो जमात होगी वो उसको इशू बना लेगी, गरीब आवाम।
और आगे ही हमारे फ्लड आया हुआ, उसके ऊपर कैसे कर ले हम के वो 1400 का आटा खा ले। वो तो इससे भी सस्ता करना चाहना चाहिए कि आटा और सस्ता मिले आवाम को, जो इलाके जिसमें पानी आया हुआ है, जिसमें फ्लड आया है, उसको और सस्ता करके देना चाहिए उन गरीब आदमियों अच्छा, को। मुझे मुझे हमारी मुझे ताहिर साहब ये बता दें कि है, अगली अगली आटा जो है इन इलाकों में हमारे जितने भी हैं वो सब भेज रहे हैं आटा अपनी पर्सनल कैपेसिटी से। मुझे ये बता दें कि को दे रहे हैं, अगली को क्रॉप दे के रहे आने से पहले पहले वो क्रॉप जाहिर है कि मार्च अप्रैल में जाके कहीं होती है, हैं। पकती है। जी, उस क्रॉप के आने से पहले पहले हमारे पास कोई गंदम की शॉर्टेज तो नहीं होगी मुल्क के अंदर? नहीं नहीं, जितना इशू हो रहा है, जितनी हमारे पास स्टॉक पड़ी है और 10 लाख टन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की हुई है, उससे हमारे जो काम जो चल जाएगा, इससे काम कम नहीं होगी गंदम। ये हम चलते रहे और ये हमने अपने बॉर्डर को कंट्रोल रखा। ये बॉर्डर को ओपन ना किया तो इंशाल्लाह ताला हम इससे गुजारा कर लेंगे। अफगानिस्तान में आटा नहीं जाए। जी जी जी, खोखर साहब आप कोई बात करना चाहेंगे फाइनली? जी, मैं ये कहूंगा कि अगले साल के लिए अगर हमने गंदम को फोकस ना किया, मैं आज की आपको बताऊं, मैंने पूरा डेटा लिया, इस वक्त काश्तकार जा रहा है गंदम की बजाय कैनोला काश्त करने के ऊपर। कैनोला, मस्टर्ड, ये चीजें, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में उसको गंदम का रेट नहीं मिलता। जब इंटरनेशनल रेट तकरीबन 4200 रुपए था, पाकिस्तानी काश्तकार को मिला 2200 रुपए रेट। इंटरनेशनल प्राइस में उसने खरीदी की इनपुट्स, लेकिन उसको इंटरनेशनल प्राइस ना मिला, हमें तकरीबन 1650 अरब रुपए का हमें कम पेमेंट हुई। अब काश्तकार ये सोचता है कि जब मुझे जिस चीज की कीमत नहीं मिलती, अगर स्पोर्ट प्राइस सही तय ना हुई, गंदम की स्पोर्ट प्राइस सही ना दी गई, ठीक। तो वो मैक्सिमम जा रहा है कैनोला की तरफ, जहां पे उसको फायदा मिलेगा काश्तकार को, क्योंकि उसमें खर्च कम है, उसमें डीएपी का भी इस्तेमाल नहीं है, बाकी भी खादों का कम बहुत कम इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम है। चलें, इसलिए फाइनली काश्तकार मुझे उस एक तरफ जा एक रहा है। एक सवाल, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इस हुकूमत की जो ज़राअत की पॉलिसी है उसको आप अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या मरकज है? देखिए जी, इस वक्त तक तो मैं बिल्कुल कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बिल्कुल टच नहीं किया गया, रिसर्च पे कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। हम इस वक्त ज़राअत में दुनिया से बहुत पीछे हैं जी, और किसी दहाई में भी ज़राअत पे इतना कोई अच्छा काम नहीं किया गया जिसको मैं अप्रिशिएट कर सकूं कि ज़राअत पे बहुत बड़ा काम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। आज हम 15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए, हुक्मरानों के लिए, सबके लिए बहस शर्म है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 15 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक ज़राई मुल्क है, हमें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब किसान इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर हनीफ मलिक साहब, राजे यासिर हमयूं साहब और ताहिर अयूब साहब शुरू में हमारे साथ थे। नाज़रीन, चारों मानों का शुक्रिया अदा करते हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।